नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम लोगों ने 24वां अध्याय आपका समाप्त कर लिया था और आज हम नया अध्याय आपका 25वां शुरू करेंगे, जो है कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। हम जब जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मानव का उत्सर्जन तंत्र है तो यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और आइए जानते हैं कि क्या है उत्सर्जन तंत्र, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं और किस तरह से इसकी क्रियाविधि होती है। शुरू करते हैं हम इसके बारे में। तो आपको मालूम है कि जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसके पश्चात क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ कुछ बच जाते हैं, है ना। वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए विषाक्तता पैदा करते हैं, है ना। उनका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और इस उत्सर्जन के लिए कुछ अंग जो हैं वो कार्य करते हैं और ये सब अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके किस रूप में हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, आपके मूत्र के रूप में हो सकते हैं, आपके पसीने के रूप में जो निकलते हैं, है ना। तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारे शरीर से निकलने बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन उपापचय से बने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनके लिए विशेष उत्सर्जी अंग जो है प्रयुक्त हैं, उनके द्वारा ही ये बाहर निष्कासित होते हैं। तो शरीर के वे अंग या अवयव जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन अंग, ठीक है। और ये सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ये अंग आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब उत्सर्जन तंत्र में जो है आपका मल त्याग नहीं आता है। वो हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो अपचित फूड है जो बच गया है ना, फूड का जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है पोषण होने के अवशोषण होने के बाद, है ना, जो बचा हुआ पदार्थ था वो मल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, मूत्र की बात करेंगे। उत्सर्जन के तंत्र में जो है किस तरह से अन्य पदार्थ जो हैं, अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो हैं, वो किस तरह से इस तंत्र द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मल त्याग जो है वो एक, उसका कोशिकाओं में होने वाले जो उपापचय है उससे कोई सीधा संबंध नहीं होता, जबकि ये एक उपापचयी अभिक्रिया है। अब नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन जो है किस तरह से किया जाता है, तो नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन जो है डिफरेंट टाइप से करते हैं। तो 3 तरह हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो अमोनिया के रूप में, तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, कुछ होते हैं जो यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, कुछ होते हैं जो यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो 3 तरह हमने बताए हुए हैं, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में और यूरिक एसिड के रूप में। यहाँ पर ये देखिए आपको अलग से दिख रहा है ना, ये कौन से हैं, ये तो यूरिया के रूप में हैं, ये यूरिक एसिड के रूप में, और ये आपके अमोनिया के रूप में जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। ये पूरा एक कलेक्टिव चार्ट है आपके पास। अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। अमोनिया जो है वो प्रोटीन और अमीनो अम्ल के अपघटन से उत्पन्न होती है। प्रश्न आ सकता है आपका ये, तो अमोनिया कैसे प्राप्त हुई, आपकी प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के अपघटन से प्राप्त हुई। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है क्योंकि ये विषैली होती है, ठीक है, और इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। ये देखिए कुछ जो आपके पॉरीफेरा है में, और जो अमीबा है, युग्लिना है ना, पैरामीसियम है ना, ये जो सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं, ये अमीनोटैलिक होते हैं।
अब क्योंकि अमोनिया जो है वो जल में घुलनशील होती है ना, और उत्सर्जन हेतु जल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जो जलीय जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर पाते हैं। तो प्रोटोजोअन्स, पॉरीफेरंस, एनेलिड्स, मॉलस्क, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, मॉलस्क दे रखे हैं, कुछ आपके आर्थ्रोपोडा के सदस्य दे रखे हैं, कुछ एनेलिड्स दे रखे हैं ना, ये सब क्या करते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम यूरिया की। तो यूरिया की जब हम बात करते हैं तो यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है, क्योंकि क्या होता है कि अधिकांश जो स्थलीय जंतु हैं वो अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देते हैं, यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं, और यूरिया को शरीर के अंदर थोड़ी देर तक रोक भी सकते हैं। ये जल में घुलनशील होता है और यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। उनको क्या कहा जाता है, ये यूरियोटैलिक। तो जो स्तनधारी हैं जिनमें कि मनुष्य भी आता है, वो कैसा प्राणी होता है, यूरियोटैलिक प्राणी होते हैं। यहाँ पर ये देखिए यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है। तो कुछ उपास्थल मछलियाँ हैं, उभयचर और स्तनी जंतु अर्थात खरगोश, मनुष्य आदि, ये सब कैसे कैसे होते हैं, ये अपना अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकालते हैं, यूरिया के रूप में निकालते हैं, इसलिए इनको यूरियोटैलिक कहते हैं। अब बात आती है यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के रूप में जो है जो जंतु अपना अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, ये कम विषैला होता है और लगभग अघुलनशील होता है ना। तो अब क्योंकि कम विषैला है इसीलिए शरीर में काफ़ी देर तक रह सकता है और इसके लिए जल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको जैसे चित्र से भी देख करके पता चल रहा होगा, कबूतर यानी जो एवीज ग्रुप है यानी पक्षी ग्रुप जो होता है, उनकी जो बीट वगैरह होती है वो क्या है, वो बेसिकली आपने देखा होगा हल्की सी थोड़ी सॉलिड होती है और थोड़ी लिक्विड होती है ना। तो वो क्या है, किस रूप में है, यूरिक अम्ल के रूप में होती है। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं और ये क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अपना अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम मानव के उत्सर्जन तंत्र की। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी। किडनी आपने नाम सुना हुआ है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है वृक्क। तो ये है वृक्क, आपके दो वृक्क है ना, दिख रहे हैं आपको चित्र के अंदर। फिर मूत्रवाहिनी, ये आपकी क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये सब ये अंग हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं आपका, ये आपका बना रहे हैं उत्सर्जन तंत्र है ना। पूरा ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका उत्सर्जन तंत्र बना रहे हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क की, जिनको किडनी कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, ये देखिए है ना, दो वृक्क आपको दिख रहे हैं। दाहिना वृक्क जो होता है बाएं वृक्क से थोड़ा आगे होता है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा है ना, दाहिना वाला जो है वो थोड़ा आगे स्थित होता है। और दोनों जो हैं ये एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली नुमा जो वलन के माध्यम से उदर गुहा के पृष्ठ भित्ति की तरफ, पीछे की तरफ जुड़े हुए होते हैं। और वृक्क का निर्माण किससे होता है, भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। और मानव वृक्क जो है पशवृक्क अथवा मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, पीछे की साइड रहते हैं इसलिए, और गहरे लाल कलर के होते हैं है ना, डार्क रेड कलर के होते हैं। और इनकी शेप आपको दिख रही है, ये शेप कैसी होती है, सेम के जो बीज होते हैं
उस आकार की इनकी शेप होती है और 10 से 11 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, है ना। इनकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर और 2.5 से 3 सेंटीमीटर, यानी इनकी जो मोटाई है वो कितनी होती है? मोटाई होती है 2.5, यानी 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक ये मोटे होते हैं और इनका वज़न होता है 120 से ग्राम तक होता है। तो आपको इसका पूरा एक चित्र समझ में आ गया कि किस तरह से आपके सेम के बीच के आकार के डार्क कलर के होते हैं, इनकी लंबाई की चौड़ाई, इनकी मोटाई और इनके भार के बारे में अपन ने यहाँ पे जानकारी ली। अब जो वृक्क का बाहरी पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ये बाहरी पार्ट, ये कैसा होता है आपका? उत्तल, है ना। आपका जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, है ना, उस आकार का होता है। और इनर साइड जो होता है, भीतरी पार्ट, वो कैसा है आपका? अवतल, ठीक है, कॉनकेव टाइप का होता है। अवतल सतह पर एक गड्ढे जैसी, ये गड्ढे जैसी रचना दिख रही है आपको, ये गड्ढे जैसी रचना होती है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइलम। इसको वृक्क का क्या कहा जाता है? इसको वृक्क का हाइलम कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? वृक्क का हाइलम या नाभि इसको बोलते हैं। अब हाइलम वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ से आपकी रीनल आर्टरी, ये आर्टरी, ये यहाँ से, ये देखिए, आप दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ से ये दिख रही है, ये रीनल आर्टरी आपकी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और ये देखिए वृक्क धमनी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और तंत्रिका वृक्क में प्रवेश करती है, साथ में वृक्क शिरा और लसिका वाहिनी, ये 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये भी यहाँ से आपकी, ये देखिए यहाँ पर, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है, ये तो आपकी है रीनल वेन, ठीक है, जिसको कि आपने क्या कहा है? वृक्क शिरा। और ये जो रेड कलर की है, ये आपकी क्या है? रीनल आर्टरी जो है रेड कलर की, ये क्या है? आपकी धमनी, वृक्क धमनी है, ठीक है। ये और साथ में ये मूत्र वाहिनी, ये जो है, ये क्या है? ये मूत्र वाहिनी है जो क्या हो रही है? यहाँ से बाहर निकल रही है। तो आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक एक पार्ट जो है आपके उत्सर्जन तंत्र का बना हुआ है। अब वृक्क के ऊपरी हिस्से में ये टोपीनुमा संरचना दिख रही है आपको, ये टोपीनुमा संरचना, ये क्या होती है? ये होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, यूँ तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि ये एड्रिनल ग्लैंड है और इसमें से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है ना। तो ये कहाँ होती है? इसको अधिवृक्क, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो ये पूरी संरचना क्या थी? हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना थी, है ना, जिसमें हमने पहले अभी क्या पढ़ा है? केवल वृक्क के बारे में अभी हमने बात की है। अब हम बात करेंगे इसकी आगे की, वृक्क में से निकलने वाली नलियाँ कौन सी हैं, कहाँ जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वृक्क से जो निकली नली है वो कौन सी है? ये आपकी क्या है? मूत्र वाहिनी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में उसको यूरेटर बोलते हैं और वैसे इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आपकी मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये आपकी दोनों क्या हैं? मूत्र वाहिनियाँ हैं। अब ये पेशीय भित्ति से निर्मित होती हैं, लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं, आपको दिख रही हैं ये यहाँ पे, ठीक है। इनका प्रारंभिक भाग चौड़ा होता है, ये देखिए, ये पेल्विस कहलाता है। ये देखिए इसको, ये देखिए कीपनुमा पार्ट, ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कीपनुमा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पेल्विस, है ना। इसको क्या कहते हैं? वृक्क श्रोणी, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? वृक्क श्रोणी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेल्विस, ठीक है। तो ये पेल्विस जो है ऊपर तो चौड़ा होता है, कीपनुमा होता है, और फिर नीचे पतल आते हुए सकरा होता जाता है। तो दोनों तरफ की जो मूत्र वाहिनियाँ हैं वो जाकर के कहाँ खुल रही हैं? मूत्राशय में खुल रही हैं, है ना। ये दोनों कैसी होती हैं? मोटी भित्ति की होती हैं और पेशीय होती हैं। पेशीय वाहिनियाँ क्या करती हैं? मूत्र को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। फिर बात करते हैं मूत्राशय की, कहाँ जाती हैं? जाकर के कहाँ ये आ रही हैं? कलेक्ट कहाँ हो रहा है मूत्र?
मूत्राशय में। तो ये एक मूत्राशय का पार्ट है। ये थैले के समान एक संरचना होती है। इसमें 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। पेरिटोनियम जो होता है ये आपका बाह्य स्तर है। ये जो बाह्य स्तर है ये क्या है आपका पेरिटोनियम का, ठीक है। बाह्य स्तर आपका क्या है पेरिटोनियम का होता है। मध्य स्तर ये अरेखित जो पेशियां होती हैं मध्य स्तर उसका बना हुआ होता है। और आंतरिक स्तर जो होता है वो आपका कैसा होता है श्लेष्मिक स्तर होता है, यानी उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं तो श्लेष्मा के जैसा होता है। और मूत्राशय का आकार कैसा है शंकु रूप का है, आपको दिख रहा होगा ये शंकु रूप का होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे देखिए ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग कैसा होता है सकरा होता है ना। और सकरा भाग एक छिद्र के जैसे जिसको मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, है ना, वहाँ से बाहर निकलता है। इस छिद्र में जो है अरेखित जो पेशी होती है उससे निर्मित अवरोधनी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पिंटर। ये अवरोधनी, ये आपको दिख रही है, ये क्या है आपकी अवरोधनी, ठीक है। नर में मूत्राशय मलाशय से आगे और मादा में योनि के ऊपर अवस्थित रहता है, ठीक है। और मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिली मूत्र का संग्रह होता है इस मूत्राशय में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये यूरेट्रल ओपनिंग हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ से। और ये आपका छिद्र होता है जहाँ से एक सकरा भाग एक छिद्र के माध्यम से मूत्रोजनन मार्ग में खुलता है। अब मूत्र मार्ग की बात आती है तो मूत्राशय की जो ग्रीवा है उससे निकलने वाले पतली नलिका को क्या कहा है मूत्र मार्ग। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है ये आपका मूत्र मार्ग है, ठीक है। मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी होती है, ये आपको दिखाया था पिछले चित्र में। और ये क्या करती है ये मूत्र मार्ग को कस करके बंद रखती है, ठीक है। जब ब्लैडर में मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब जो है ये उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। पुरुषों में जो है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और स्त्रियों में 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद नर में मूत्र भाग जो है उसकी बात करते हैं हम, तो ये 3 पार्ट में होता है। एक है प्रोस्टेट भाग या यूरेथ्रल भाग, दूसरा होता है झिल्ली नुमा भाग और तीसरा होता है शिश्नी भाग। तो प्रोस्टेट भाग जो है वो आपका जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पूरा जो पार्ट होता है ये आपका प्रोस्टैटिक पार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया प्रोस्टैटिक पार्ट है। दूसरा होता है आपका झिल्ली नुमा, ये होता है आपका मेम्ब्रेनिक पार्ट, ये आपका मेम्ब्रेनिक पार्ट है। और ये जो है आपका ये आपका क्या हो गया पेनियल पार्ट या शिश्नी भाग होता है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट आप जो है नर के अंदर मूत्र मार्ग के होते हैं। प्रोस्टेट पार्ट जो है उसकी बात करते हैं तो ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इनके बीच में से जा रहा है ये, ठीक है। और दोनों शुक्रवाहिनियाँ इसी भाग में खुलती हैं। फिर है आपका झिल्ली नुमा पार्ट, तो ये जो है बहुत छोटा सा पार्ट होता है। यहाँ पे आप एक बार फिर देख लीजिए, ये देखिए छोटा सा पार्ट है, ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये झिल्ली नुमा पार्ट है। और फिर उसके बाद है आपका शिश्नी भाग या पेनाइल भाग। इसमें ये क्या होता है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है नर में, ठीक है। और पेनिस के कार्पस स्पॉन्जियस से निकल करके और शिशिन मुंड के ऊपर छोर पर बाह्यमूत्र छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलता है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से ये बाहर की ओर खुलता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि किस तरह से आपके जो शरीर के अंदर हैं हमारे उत्सर्जन अंग होते हैं। तो एक एक करके हमने सारे अंगों के बारे में जानकारी ली। और अब 2 असाइनमेंट के प्रश्न जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वृक्ष श्रोणी किसे कहते हैं, और अगला है प्रोटोजोआ पॉरीफेरा एनिलिडा आदि सदस्य किस तरह का उत्सर्जन करते हैं। जल्दी से आप इनके आंसर्स लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।